Guys, once again Ashwaroda is with you with the explanation of socialism in Europe and Russian Revolution. Yes guys, इससे पिछले वाले चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने जान लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में नहीं पूरे एशिया में सोशलिज्म का आइडिया जो है पूरी तरह से फेमस हो गया था। तो अब बात किसकी आती है? रशियन रेवोल्यूशन की। तो रशियन रेवोल्यूशन की जब बात आती है तो हमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में जानना जरूरी है। बट फेब्रुअरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रशिया की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ठीक है, कि हमारे रशिया में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914। यस, 1914 में ज़ार निकोलस II का एम्पायर था रशिया में, और उस टाइम में मॉस्को के अलावा फिनलैंड, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड यूक्रेन, ये सभी कंट्रीज जो है इंक्लूडेड थी इसमें, रशिया में। ठीक है, और रशिया की बाउंड्री पैसिफिक ओशन से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक स्ट्रेच्ड थी। ठीक है, वहां पे बहुत सारे रिलीजन जो हैं वो फेमस थे, और वो रिलीजन कौन कौन से थे? जैसे कि वो रिलीजन कौन कौन से थे? कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और जो मेजॉरिटी थी वहां के लोगों की जिस रिलीजन को वो फॉलो करते थे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग जो है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते थे। तो ये था वहां के रिलीजन के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। रशिया की 85% पॉपुलेशन जो है वो किसमें इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर में। जर्मनी और फ्रांस, इसके अलावा जो रशिया के अलावा और कंट्रीज थी जैसे जर्मनी और फ्रांस में ओनली 40 to 50% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। रशिया में 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी। तो और वहां पे जब वहां के लोग एग्रीकल्चर करते थे तो वो अपनी नीड्स के अलावा मार्केट में भी सेल करने के लिए प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर जो है वो प्रोड्यूस करते थे। तो इस टाइम पे रशिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर बन गया था किसका? फूड ग्रेन्स का। ठीक है, तो यहां पे जब मेजर एक्सपोर्ट वो बन गया था फूड ग्रेन्स का, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रशिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो लिमिटेड एस्टैब्लिश थी। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को बिग फैक्ट्रीज के लिए बहुत फेमस थी। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर फेमस फॉर बिग फैक्ट्रीज। और जो फैक्ट्रीज थी वो मोस्टली कहां लगाई जाती थी? क्राफ्ट्स वर्कशॉप के सराउंडिंग एरिया में, और प्रोडक्शन का काम भी ज्यादातर क्राफ्ट्समैन ही हैंडल किया करते थे। और क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो रेलवे भी एक्सपेंड हो गई थी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उन फैक्ट्रीज में इजिली बढ़ता चला गया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ? 1900 में फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो है लगभग इक्वल हो गए। यानी कि क्योंकि फैक्ट्रीज का ज्यादा काम कौन करता था? क्राफ्ट्समैन करते थे। तो फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन लगभग इक्वल हो गए। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो कोल, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कोल, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया था। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव किया जाए, उन्हें वेजेस जो है वो प्रॉपर दी जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था? वेजेस के लिए लेबरर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन
फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन जो है क्राफ्ट्स वर्कर्स जो थे उनसे बेटर थी। जो क्राफ्ट्स वर्कर्स थे उन्हें कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था और रहने के लिए भी उन्हें कोई अच्छा जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी। उन्हें कहाँ पे रहने को दिया जाता था? डॉर्मिटोरीज में, ठीक है। और इसके बाद वर्कर्स ने खुद को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो कि स्किल पे बेस्ड थे डिवाइड करना शुरू कर दिया। इनके वर्कर्स ने डिवीजन करना जो है वो शुरू कर दिया। अब उस समय जो था मेटल वर्कर्स खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते थे। मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझते थे और उन्होंने एसोसिएशन बनाई, ठीक है। और जब उन्होंने एसोसिएशन बनाई तो एसोसिएशन बनाई किस लिए थी कि किसी को भी जरूरत हो तो उसकी हेल्प की जा सके। सारे वर्कर्स में 31% जो थी वो वुमेन थी, लेकिन वुमेन को भी काम करने की कंडीशन काफी स्ट्रिक्ट थी। उन्हें जो वेजेस दी जाती थी वो मैन के कंपैरेटिवली बहुत कम दी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वर्कर्स में क्या था, क्योंकि उनकी डिवीजन तो हो ही चुका था और जो एसोसिएशंस बनी थी उनमें आपस में यूनिटी भी बहुत थी। तो यूनिटी के बनने से क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे के लिए वो खड़े हो जाते थे, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ, टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स जब बढ़ गई थी तो 1896 से 92 में ऐसा हुआ था, ठीक है। 1896 से 1896 से 1902 तक जो है टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होने लग गई थी, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्राइक होने लगी तो अब क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कंट्री साइड की, ठीक है। कंट्री साइड इंडिया कंट्री के अंदर पे आ जाते हैं। अभी तक तो हमारी ये बात चल रही थी किसके बारे में, वर्कर्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अभी तक हमने इसमें क्या किया, जार निकोलस II था, वो राजा था, मोनार्क में था। और वहां पे जो मेन रिलीजन जो था मोस्टली जो लोग फॉलो करते थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी, रशिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, जर्मनी और फ्रांस की ओनली 40 to 50% इन्वॉल्व थी। और रशिया जो है फूड ग्रेन्स का मेजर एक्सपोर्टर बन गया था। और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को वर फेमस फॉर बिग फैक्ट्रीज। और फैक्ट्रीज ज्यादातर कहाँ लगाई जाती थी, क्राफ्ट्स वर्कशॉप के सराउंडिंग एरिया में, जिससे वहां से वर्कमैन की हेल्प मिल सकती थी, वो हेल्प कर सकते थे। लेकिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन जो है काफी बढ़ गया था। और प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से क्या हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट भी फिर भी वर्कर्स की हेल्प करती थी, उन्हें वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए काफी स्टेप्स उठाए, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो वर्कर्स ने क्या करा, अपना डिवीजन करना शुरू करते थे। डिवीजन किस बेस पे, सोशल जो वर्कर्स ने अपना डिवीजन किया था वो किस बेस पे किया था, सोशल ग्रुप्स और स्किल्स के बेस पे अपना डिवीजन कर लिया था। तो वहां पे क्या था, डिवीजन हुआ, लेकिन एक दूसरे की हेल्प में यूनिटी बढ़ गई, एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो मेटल वर्कर्स अपने आप को उस टाइम में बहुत पावरफुल समझते थे। और स्ट्राइक्स जो थी 1896 से 92 में टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये तो हो गई हमारी इंडस्ट्रीज की बात। अब हम आते हैं कंट्री के बीच में। कंट्री में उस टाइम पे मोनार्क, नोबिलिटी और ऑर्थोडॉक्स चर्च का राज था, ठीक है। लैंड कल्टीवेशन जो है वो अभी भी पीजेंट्स के थ्रू ही ज्यादा किया जाता था। और पीजेंट्स ने अपने आप को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। जब पीजेंट्स ने अपने आप को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो डिवाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बावजूद भी पीजेंट्स बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, पर नोबिलिटी से तब भी बहुत ज्यादा नफरत करते थे। कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था लेकिन रिलीजियस थे तब भी पीजेंट्स, और नोबिलिटी से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि नोबिलिटीज कौन थे, वो लैंड ओनर्स थे, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। एक बात और,
रशिया के पीजेंट्स और फ्रांस के पीजेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या? जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो नोबिलिटी की लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। उन्होंने टैक्स पे करने से भी मना कर दिया था। वो ये कह रहे थे कि हमने नोबिलिटीज को टैक्स नहीं देना, उन्होंने रेंट देने से भी मना कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद लैंड लॉर्ड्स का मर्डर भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1902 में उन्होंने क्या किया, साउथ रशिया में मर्डर की सिचुएशन बहुत बढ़ गई और 1905 में तो ये मर्डर की सिचुएशन यानी कि लैंड लॉर्ड्स को मर्डर करने का जो ये सिस्टम था 1905 तक पूरे रशिया में फैल गया। समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या हुआ, लैंड को पीरियोडिकली पीजेंट्स ने आपस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। पीरियोडिकली कैसे कि अगर आज लैंड की किसी और पीजेंट को जरूरत है तो उसे दे दी, जिससे वो उस पे खेती कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, मतलब जिसको जरूरत हो उसे लैंड प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे की जरूरत को देखते हुए लैंड को डिवाइड करने लगे। इसी वजह से इनमें सोशलिज्म की भावना जागृत होने लगी। तो ये था कंट्री साइड का। कंट्री साइड में हम एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मोनार्क, नोबिलिटी और ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, इनका राज था। लैंड जो है कल्टीवेशन अभी भी पीजेंट्स के थ्रू ही होता था, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ना पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस नहीं थे, वो रिलीजियस थे। और नोबिलिटी को पसंद न करने की वजह से पीजेंट्स ने अपने आप को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। तो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर लिया, तो नोबिलिटी को क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक और बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि रशिया के पीजेंट्स और फ्रांस के पीजेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो क्या करती हैं, रशिया के पीजेंट्स जो हैं वो अब नोबिलिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने रेंट पे करने से भी मना कर दिया था और नोबिलिटीज का मर्डर करके लैंड को एक्वायर कर रहे थे। 1902 में तो साउथ रशिया में ये सिचुएशन थी कि उन्होंने काफी सारे लैंड ऑनर्स को मर्डर करके एक्वायर कर लिया था लैंड को। 1905 में तो ये सिस्टम पूरे रशिया में ही फैल गया था और लैंड पीरियोडिकली वो लोग जो हैं पीजेंट्स आपस में डिवाइड कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की जरूरत को देखते हुए लैंड को पीरियोडिकली आपस में डिवाइड कर। पीरियोडिकली मतलब कि आज तुम्हें जरूरत है तो तुम लैंड ले लो, और तुम्हें जरूरत है तो ये लैंड तुम ले लो, ऐसे करके। तो इस तरह से उनकी आपस के इस बिहेवियर को देखते हुए यहाँ से पता चलता है कि सोशलिज्म की भावना उन्हीं पीजेंट्स ने ही जो है एक तरह से कह लो कि जागृत की थी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल माना जाता था। क्या था? 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल माना जाता था। 1898 में कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होके रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, और अब जब ये पार्टी इस्टेब्लिश हो गई और गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी की, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी की वजह से इस पार्टी को इलीगल तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट तो साथ में नहीं थी ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इस पार्टी को इलीगल तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर्स और स्ट्राइक्स की हेल्प से सोशलिज्म का आइडिया पॉपुलर किया गया। ठीक है, अब कुछ रशियन सोशलिस्ट ने सोचा कि पीजेंट्स का लैंड डिवाइड करने का आइडिया उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। ठीक है, इसलिए वर्कर्स की वजह से ही नहीं, पीजेंट्स की हेल्प से रशिया को सोशलिस्ट बनाया जा सकता। ठीक है, तो मतलब कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे ना, उन्होंने सोचा कि जो वर्कर्स थे, वर्कर्स का आपस में डिवाइड करना, जो लैंड उन्होंने डिवाइड कर दी थी पीजेंट्स ने, तो उन लैंड डिवाइड करना उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। तो वर्कर्स की वजह से ऐसा नहीं है, जो ऊपर जो हमने यहाँ पे वर्कर्स की स्ट्राइक्स वगैरह देखी, इनकी वजह से सोशलिज्म नहीं आ रहा, पीजेंट्स की वजह से सोशलिज्म आ रहा है। उन्होंने कहा कि नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है ये पीजेंट्स का ये आइडिया। ठीक है, तो अब
1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो बनाई गई और इस पार्टी की एक ही मोटिव था। वो क्या मोटिव था? पीजियंट्स को नोबल्स की लैंड देना। ठीक है, जो 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी, इसका एक ही मोटिव था कि पीजेंट्स को नोबल्स की लैंड देना। अब ये मोटिव तो बन गया कि उनकी लैंड देना है, पहले इस आइडिया को अपोज किया किसने? सोशल डेमोक्रेट्स ने। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि पीजेंट्स की भी फर्दर कैटेगरीज है, पीजेंट्स की भी फर्दर कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? कुछ पीजेंट्स रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ लैंड ओनर्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं, मतलब कुछ के पास तो अपनी लैंड भी है ना, तो कुछ उन्होंने कहा कि जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कहा कि पीजेंट्स की भी अपनी कैटेगरीज हैं, कुछ क्या है? रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ सोशल डेमोक्रेट, कुछ कौन है इसमें? लेबरर्स हैं, कुछ लैंड ओनर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लेबरर्स जो हैं, जो नोबल्स है ना, नोबल्स की लैंड सभी पीजेंट्स में इक्वली डिवाइड करने का आइडिया जो है वो सही नहीं होगा, इसलिए इस पार्टी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बोल्शेविक ग्रुप्स एंड मांशेविक ग्रुप्स। बोल्शेविक ग्रुप का लीडर जो था वो व्लादिमीर लेनिन था और मांशेविक ग्रुप तो था ही था, उसमें कोई भी पर्सन कभी भी जो है वो एंट्री ले सकता था। जो लेनिन था उसने क्या करा था? उसका ये आइडिया था कि डॉक्टर्स की कंप्लीट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस ग्रुप में बहुत ही स्पेसिफिक और डिसिप्लिन्ड लोगों को जो है शामिल किया जाना चाहिए। किसमें? बोल्शेविक ग्रुप में, कि बहुत ही स्पेसिफिक और डिसिप्लिन्ड लोगों को ही शामिल किया जाना चाहिए। अब बात आती है मांशेविक की, तो मांशेविक में क्या था? रशियन सोसाइटी के सभी लोगों को इनवाइट किया गया, जिसका जब भी मन चाहे वो मांशेविक ग्रुप में एंट्री ले सकता था। तो अब ये तो बात हो गई इस ग्रुप की। अब हम बात करते हैं 1905 के रेवोल्यूशन की। अब 1905 का रेवोल्यूशन कैसे हुआ? ठीक है, ये स्टूडेंट्स, जो लिबरल्स थे रशिया से मोनार्की सिस्टम को पूरे तरीके से फिनिश करना चाहते थे। कौन? लिबरल्स। तो अब सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने वर्कर्स और पीजेंट्स की हेल्प से रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। तो 1904 में, ठीक है, 1904 में सबसे पहले जो है उन्होंने ये स्टेप उठाने का सोचा। ठीक है, उन्होंने अब इसकी कोशिश की कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस आइडिया को पोलैंड के कुछ नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया और कुछ जदीदिस्ट ने भी। जदीदिस्ट कौन थे? जो मुस्लिम सपोर्टर्स थे ना, जो मुस्लिम रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लोग वो हैं, मैंने बताया ना अभी, जदीदिस्ट जो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब 1904 रशिया के लिए बहुत ही बुरा रहा। 1904 जो था ना वो रशिया के लिए कैसा रहा था? बहुत ही बैड रहा था। 1904 फॉर रशिया क्या था? बैड था। बहुत सारी स्ट्राइक्स होने लगी और स्ट्राइक हुई जिससे कि ब्रेड के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे तो उसके बाद क्या हुआ? तो लोगों की जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस जो है वो 20% से भी कम होगी, जिस वजह से वर्कर का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और कुछ समय बाद जो है क्या हुआ? 4 वर्कर्स जो कि असेंबली ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन, एक 4 वर्कर्स थे जिनको असेंबली ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन करने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। और निकाला कहां से था? वो कहां पे काम करते थे? प्यूटिलव आयरन वर्क्स में काम करते थे। इस सिचुएशन के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक हो गई और स्ट्राइक में 1,10,000 वर्कर्स ने पार्ट लिया। ठीक है, उन्होंने डिमांड क्या की थी? गुड वर्किंग कंडीशन की, इंप्रूव वेजेस की, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स की। ठीक है, तो अब इन्होंने जब डिमांड की
और स्ट्राइक बढ़ गई। तो इस स्ट्राइक को लीड किसने किया था? फादर गैपन ने। इस स्ट्राइक में 100 वर्कर्स जो हैं वो क्या हो गए थे? मारे गए थे, और 300 जो है वो क्या हो गए थे? वुंडेड हो गए थे, यानी कि घायल, जिसे हम बोले थे घायल हो गए थे। तो अब ये जो दिन है रशिया की हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नेम से फेमस है। समझ में आ गई बात? और जो ये डे है वो रशियन रेवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इस स्ट्राइक की वजह से यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उन्होंने आगे आना शुरू कर दिया। लॉयर्स और डॉक्टर्स ने और इंजीनियर्स ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस इस्टेब्लिश किया। उन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया और सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। अब जब इन सभी ने, लॉयर्स ने, डॉक्टर्स ने और इंजीनियर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से सपोर्ट किया, तो फिर अब क्या होना था? जार निकोलस को मजबूर होना पड़ा। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो जार निकोलस ने क्या करा? एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री जो इलेक्ट की, और जब कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्ट की तो यही था, क्या था? फर्स्ट ड्यूमा। इट वॉज कॉल्ड द ड्यूमा। जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री इलेक्ट की थी, इट वॉज द ड्यूमा। और जो फर्स्ट ड्यूमा था वो विद इन 75 डेज जो है वो खत्म हो गया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फर्स्ट ड्यूमा जो है वो विद इन 75 डेज फिनिश हो गया था। ठीक है, और सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट होते होते जो है 3 मंथ्स लग गए थे। जो थर्ड ड्यूमा था, थर्ड ड्यूमा जो है वो थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया गया। थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया गया, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को तो कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये था क्योंकि यहाँ पे क्या था? जार निकोलस की पावर कम ना हो, इसलिए उसने थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया था, जार निकोलस की पावर कम ना हो। तो यहाँ पे ये ड्यूमा वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ड्यूमा क्या है। ड्यूमा क्या है? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट किया था किसने? जार निकोलस ने। दैट वाज द ड्यूमा। फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज जो है वो फिनिश हो गया था। सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट होते होते 3 मंथ्स लग गए थे। तो जो जार निकोलस की पावर कम ना हो तो उसने थर्ड ड्यूमा में जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया था, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को कोई भी राइट्स नहीं दिए थे। देन दिस was about the 1905 revolution. Now we will talk about First World War and the Russian Empire. First World War, yes, First World War mainly 2 European alliances के बीच में हुआ था, Germany, Austria and Turkey. These are also called the Central Powers. And France, Britain and Russia, these are called the Allied Powers. ठीक है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस दौरान क्या हुआ था कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन सोसाइटी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था। स्टार्टिंग में तो रशिया के लोगों ने जो है इसको सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उनकी सोसाइटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट करना फिर बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जार निकोलस II ने ड्यूमा की बात को मानने से भी इनकार कर दिया। यहां तक कि रशियन सोसाइटी ने एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगे। इसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक बहुत बड़ा कौन सा सेंटर था, एक तरह से एक इंडस्ट्रियलाइज सेंटर था, कन्वर्ट हो गया किसमें? पेट्रोग्राड में। ये एक जर्मन नेम था, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में कर दिया था? पेट्रोग्राड में। ठीक है, तो जब ये पेट्रोग्राड में इसे कन्वर्ट कर दिया गया, और 1914 से 1916 में रशिया बुरी तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गया था। अब जब रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बुरी तरह से हार गया था तो उसके बाद क्या हुआ था? तो इस हार से रशियन सोसाइटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। इसमें काफी बुरे चेंजेस आए रशियन सोसाइटी में।
7 मिलियन लोग मारे गए थे और 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं वो रशिया में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। तो अब रशियन सोल्जर्स ने भी फाइट में जाने से, इनके वॉर में जाने से, लड़ने से इनकार कर दिया था। वो इनकार क्यों किया था? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें इस वॉर में लड़ने से कुछ भी फायदा नहीं है, कि रशिया ऑलरेडी इन 2 कंट्रीज से हार चुका था। अब इस डिफीट का रशिया की सोसाइटी पे, इंडस्ट्रीज पे, रेलवेज पे, फूड ग्रेन्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई थी और इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉय हो गए थे। रेलवे का टूटना शुरू हो गया था और ब्रेड के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए थे कि लोगों का खरीदना भी मुश्किल हो गया था। एक तरह से कह लो कि स्टारवेशन की, भुखमरी की सिचुएशन जो है क्रिएट हो रही थी। अब क्योंकि अब इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, रेलवेज भी टूटना शुरू हो गया था, तो यहाँ पे क्या होगी, लेबर को भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लेबर के लिए अपनी ब्रेड खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई थी। अब फूड के प्राइसेस भी बढ़ने लगे थे, लोगों का ब्रेड खरीदना भी मुश्किल हो गया था। फूड ग्रेन्स की लार्ज सप्लाई, लोगों का ब्रेड खरीदना मुश्किल क्यों हो गया था? क्योंकि फूड ग्रेन्स की लार्ज सप्लाई कहाँ पे हो रही थी? आर्मी में हो रही थी। ठीक है, अब जब भी लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, काम करने को काम नहीं है और अब खाए बिना तो कोई रह नहीं सकता। 1916 में रशिया की सोसाइटी में, मतलब उस टाइम रशिया समाज में रॉयट्स वर कॉमन ऑन ब्रेड शॉप्स। ब्रेड शॉप्स पे डकैतियों का होना एक कॉमन सी बात थी। तो यस स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया की सोसाइटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ये हमें पता चला कि इसमें 2 अलायंसेस थी। ठीक है, 2 अलायंसेस के बीच में हुआ था, 2 यूरोपियन अलायंसेस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में। ठीक है, और इस दौरान क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नेम था वो कन्वर्ट हो गया था पेट्रोग्राड में। और स्टार्टिंग में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लोगों ने, सोसाइटी ने काफी क्या करा था, मतलब एक तरह से कह लो कि सपोर्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जब इसके इफेक्ट बहुत बुरे दिखने लगे तो उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब 1914 से 16 में क्या हुआ था, रशिया डिफीट हो गया था किससे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी से डिफीट हो गया था तो रशियन सोसाइटी का और भी बुरा इफेक्ट पड़ा इस डिफीट का। तो रशियन सोल्जर्स ने भी वॉर में फाइट करने से इनकार कर दिया, जिसका इफेक्ट ज्यादा, मतलब जब डिफीट हो ही क्या था रशिया, तो इसका इफेक्ट इंडस्ट्रीज पे भी पड़ा, रेलवेज पे भी पड़ा और फूड ग्रेन्स पे भी पड़ा। और फूड ग्रेन्स जो है इसकी ज्यादा सप्लाई कहाँ पे की जाती थी? आर्मी में की जाती थी। लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, काम करने को काम नहीं था, तो लेबर जो थी सारी अनएम्प्लॉयड हो गई। तो खाने के लिए अब क्या था, रॉयट्स जो थी वो कॉमन हो गई ब्रेड शॉप्स पे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। In the next topic we will discuss in the next part. Okay, till then, bye.